Hello students, again welcome to your online class and today we will study about trophic levels and then further. In last class also we discussed a little bit about the trophic levels, that each of the category of the organism, like the food chain starts from the producers. So this is the first trophic level. Then we have primary consumers also called as herbivores. This represents second trophic level. फिर हम आ जाते हैं थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे, जिसमें कौन आ जाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और यू कैन से प्राइमरी कार्निवोर्स, देन सेकेंडरी और टॉप कार्निवोर्स, लाइक दिस. अब हमने पढ़ना है इसके में एनर्जी फ्लो के बारे में. सो इन लास्ट क्लास वी ऑल्सो स्टडीड दैट एज यू गो अप यू विल गेट अ पिरामिड और अ ट्रायंगुलर टाइप ऑफ शेप. तो ये जो पिरामिड या ट्रायंगुलर शेप बन रहा है, ये क्यों बन रहा है? बिकॉज जो पॉपुलेशन है, एज वी मूव टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, जैसे प्रोड्यूसर से हम प्राइमरी कंज्यूमर्स तक गए, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम होते जाते हैं, तो पॉपुलेशन क्या हो रही है? कम हो रही है. सिमिलरली एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम वन लेवल टू द सक्सेसिव लेवल. आपने इससे पहले ये भी पढ़ा होगा कि 100% एनर्जी कभी भी वर्क में नहीं कन्वर्ट होती है. जैसे प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? प्रोड्यूसर्स गेट द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट. तो अराउंड जो 1% एनर्जी है सनलाइट की, प्रोड्यूसर उसे अपने फूड में कन्वर्ट करते हैं. नाउ प्रोड्यूसर हैज़ टू यूज़ दैट एनर्जी फॉर रेस्पिरेशन एंड फॉर अदर लाइफ एक्टिविटीज़. तो जनरली जो 90% एनर्जी है दैट इज़ कंज्यूम्ड बाय द प्रोड्यूसर, और 10% एनर्जी इज़ पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल. इसे हम कहते हैं 10% लॉ. सो एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल इज़ ओनली 10%. तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, देखो स्टूडेंट्स. प्रोड्यूसर्स के पास कितनी एनर्जी है? 1000 किलो कैलोरी. तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास कितनी एनर्जी गई? ओनली 100 कैलोरी, किलो कैलोरी बाय ओनली 100, क्योंकि 10% ऑफ 1000 आप निकालोगे तो वो कितना आएगा? 100. जब हम उससे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में बढ़ेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर, तो अगेन ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज़ पास्ड ऑन. तो 10 किलो कैलोरी एंड देन वी हैव ओनली 1 किलो कैलोरी एट द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल. ओके. हमने लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि वाई देर आर ओनली 5 to 6 ट्रॉफिक लेवल, बिकॉज इन एवरी ट्रॉफिक लेवल द एनर्जी डिक्रीजेस. तो जितना हायर ट्रॉफिक लेवल होगा, एनर्जी का अमाउंट उतना ही क्या होगा? कम होगा. तो इसीलिए सिर्फ 5 या 6 ट्रॉफिक लेवल ही मैक्स एग्जिस्ट करते हैं, अदरवाइज 4 तक फीजिबल होता है. ओके. The next topic that we have to study in this chapter is biological magnification, also called as biomagnification. तो मैग्निफिकेशन जो टर्म है स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग क्या होता है? इंक्रीज़ होना. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर इंक्रीज़ क्या हो रहा है? नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल, जिसका एक फेमस एग्जांपल है DDT. पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं. देखो यहाँ पर देखो, DDT इन वाटर इज़ 0.000003 ppm. ppm का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? पार्ट्स पर बिलियन मिलियन. तो इसका मतलब कि जो वाटर में DDT की अमाउंट है वो इतनी है. पर जब इस वाटर को जू प्लैंक्टॉन्स ने कंज्यूम किया तो इसका अमाउंट बढ़ गया. कितना हो गया? 0.04. देन द जू प्लैंक्टॉन्स इज़ फर्दर ईटन बाय स्मॉल फिशेस. तो उसमें फर्दर इसका अमाउंट क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया. क्यों? क्योंकि ये एक्यूमुलेट होता जा रहा है बॉडी में. नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट है तो ये डिकम्पोज नहीं होगा, और क्या होगा? एक्यूमुलेट होता जाएगा. व्हेन द स्मॉल फिशेस आर ईटन बाय लार्ज फिशेस, तो उसमें जब हमने DDT की अमाउंट कैलकुलेट की तो इट वॉज फाउंड दैट द कंसनट्रेशन वॉज अराउंड 2 ppm, and in fish eating birds the concentration was highest, around 25 ppm.
इसका मतलब जो टीडीटी की कंसंट्रेशन है वो ट्रॉफिक लेवल्स के साथ क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है और अराउंड 10 मिलियन टाइम्स क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। अब ये जो अमाउंट है ये इंक्रीज़ क्यों हो रही है, बिकॉज आपको पता है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं वो डिकम्पोज तो होंगे नहीं, तो लाइफ टाइम में ये क्या होते जाएंगे, बॉडी में एक्यूमुलेट होते जाएंगे और सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में इंक्रीज होते जाएंगे. सो दिस प्रोसेस इन विच there is accumulation of harmful non-biodegradable chemical and their concentration increases at the successive trophic level. This process is known as biological magnification. And because of this, the use of DDT has been banned. Now coming on to the next topic, human activities affect the environment. You know that जो environment हमारा affect हो रहा है या जो ख़राब हो रहा है हमारा environment, उसका जो main reason है वो human activities ही हैं. So one of the effect is depletion of ozone layer in the atmosphere. सबसे पहली बात यहाँ जो आपने ध्यान रखनी है, what is the formula of ozone? It is O3. 3 atoms of oxygen combines to form an ozone molecule. दूसरी बात कि ओजोन कहाँ प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट इन द स्ट्रैटोस्फेयर और वहाँ पर इसका काम क्या है कि इट एब्जॉर्ब्स द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस एंड डू नॉट लेट दीज रेडिएशन फ्रॉम एंटरिंग इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर. अब थोड़ा सा हम कर लेते हैं कि हाउ दिस ओजोन लेयर इज़ फॉर्म्ड. तो देखो क्या होता है, स्ट्रैटोस्फेयर में जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर यूवी रेडिएशंस पड़ती हैं तो यूवी रेडिएशंस की क्योंकि पेनिट्रेटिंग पावर बहुत हाई है तो इट स्प्लिट्स O2 मॉलिक्यूल इनटू 2 सिंगल ऑक्सीजन एटम्स. अब ये जो सिंगल ऑक्सीजन एटम्स हैं ये O2 के साथ कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, O3 बना लेते हैं. अब ये जो हमारी ऑक्सीजन ओजोन लेयर है, आपको पता है बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ फ्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, अब तो खैर हम इसका यूज़ नहीं करते, बट पहले जो फ्रिज और एसीज़ वगैरह होते थे उसमें CFC होती थी. अब ये जो CFC है इसका जो लोअर एनवायरनमेंट में तो कोई फ़र्क नहीं है, यानी कि इस एनवायरनमेंट में CFC इज़ इनर्ट गैस, बट जैसे CFC का अमाउंट हायर लेवल्स पे जाता है यानी स्ट्रैटोस्फेयर में जाता है, इसके फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं दैट कंबाइंस विथ ओजोन मॉलिक्यूल और वो ओजोन मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, डिप्लीट कर देता है. अब अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है या थिन हो जाती है तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, यूवी रेज एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएंगी और अगर यूवी रेज हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएंगी तो इट कैन कॉज मेनी प्रॉब्लम्स लाइक स्किन कैंसर, कैटरैक्ट एसेट्रा. सो दिस इज़ द स्टूडेंट्स द डायग्राम. ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो सबसे पहली लेयर है टिल 10 किलोमीटर इट इज़ ट्रोपोस्फेयर, फिर 10 to 50 किलोमीटर है स्ट्रैटोस्फेयर और अराउंड 16 किलोमीटर के आसपास हमारी क्या बनती है, ओजोन लेयर है हमारी. ठीक है, आपने पता होगा, आपने न्यूज़ में सुना होगा या वैसे पढ़ा होगा कि ओजोन होल वाज सीन अबव अंटार्कटिका. उसके बाद से हम सारे अलर्ट हो गए, सारे कंट्रीज़ के जो ऑफिशियल्स थे दैट वो अलर्ट हो गए कि अगर ओजोन लेयर अभी तो अंटार्कटिका में डिप्लीट हुई है, डिप्लीट वहाँ पर एक्चुअली में वो जो लेयर थी उसकी थिकनेस बहुत कम हो गई थी, पर अगर ये सक्सेसिव फिनोमेना चलता रहा तो अल्टीमेटली इट विल हार्म अस और इट विल अफेक्ट अस ओनली. So it is very important for us to manage our own activities ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं. अब हम वापस से आ जाते हैं अपना थोड़ा सा गार्बेज पे. सो द आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस. अब हमने बात की थी कि जो हमारे आसपास वेस्ट है दैट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट.
Now you know that this garbage can cause water pollution, air pollution, soil pollution, है ना. इसलिए हम इनका प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना बहुत ज़रूरी है. अब डिस्पोज ऑफ करने के तरीके क्या क्या हैं. द फर्स्ट वन इज़ लैंडफिल्स, यानी पिट्स बना के जो भी हमारा गार्बेज है उनको ज़मीन के नीचे गाड़ दिया जाए. लेटर ऑन हम उस जगह पर पार्क बना सकते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. द सेकेंड इज़ रिसाइकलिंग, यू ऑल नो. द थर्ड इज़ प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड मैन्योर. ये हमारा स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर हमें बायोगैस प्रोडक्शन करनी है तो बायोगैस के लिए हमारा रॉ मटेरियल क्या होता है, काउ डंग केक एंड अदर वेस्ट ऑफ द विलेज. नेक्स्ट इज़ प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट. प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट में हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हम जितना भी हमारा बायोडिग्रेडेबल या यू कैन से किचन वेस्ट होता है तो हम एक पिट बनाते हैं, किचन वेस्ट सारा उसमें डाल देते हैं. टाइम के साथ वो धीरे धीरे क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू मैन्योर. इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए वी कैन ऐड रेड वॉर्म्स इन इट. तो जो रेड वॉर्म्स होते हैं दे फास्टन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन. द फिफ्थ वन इज़ इंसिनरेशन. इंसिनरेशन मतलब हमारे पास बड़े बड़े इंसिनरेटर्स होते हैं जिसमें हम वेस्ट को क्या करते हैं, जला देते हैं. द लास्ट इज़ सीवेज ट्रीटमेंट. आपको पता होगा आपके घरों के आसपास या आपने कहीं ना कहीं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट देखा होगा. तो हमारे घरों से जितना भी सीवेज होता है, किचन का वाटर, बाथरूम का पानी, that is first treated in sewage treatment plant and then it is released into any of the water bodies. So this is the diagram. The first diagram is of landfills. ये इस तरह की ये जो लैंडफिल वाली साइट है ये आपने बहुत कॉमनली देखी होगी. लैंडफिल्स में हमें प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट्स कि हमने क्या कहा कि बहुत बड़ा सा एरिया है जहाँ हम सारा वेस्ट डाल रहे हैं. लेटर ऑन जब ये लैंडफिल्स भर जाते हैं तो हम इसमें पार्क बना देते हैं. बट जब तक वो पार्क की कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही तो इट इज़ एन ओपन एरिया विच बिकम द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज एंड फ्लाइज. अब उससे क्या होता है कि इट ऑल्सो स्प्रेड स्मेल, तो उससे बीमारियाँ भी फैलेंगी. द सेकेंड डायग्राम इज़ ऑफ रिसाइकलिंग. आपको पता है हम जैसे पेपर है, प्लास्टिक है, ये चीज़ें इनमें से रिसाइकिल हो जाती हैं. The third diagram is the of biogas plant and fourth is preparation of compost. This is the diagram of incinerator. तो इसमें हम क्या करते हैं, वेस्ट डाल के हम उसको जला देते हैं. And this is the sewage treatment plant. अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का एक जनरल प्रोसेस स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हमारे 3 स्टेप्स हैं, फिज़िकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल. फिज़िकल में क्या है कि जो डेब्रीज हैं या पेपर हैं, नैपकिन्स हैं, ऐसे जो बड़े बड़े वेस्ट हैं वो रिमूव किए जाते हैं. बायोलॉजिकल में हम क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन विल बी डन विद द हेल्प ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरियाज. और थर्ड है केमिकल. तो केमिकल के लिए जनरली या तो हम ओजोन यूज़ करते हैं या हम क्लोरीन टैबलेट यूज़ करते हैं उसको फर्दर प्यूरिफाई करने के लिए. तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है जनरली वो क्या होता है, हमारा फिज़िकल ट्रीटमेंट. तो फिज़िकल ट्रीटमेंट में हमारा पहले हम बार स्क्रीन्स लगे होते हैं. ये आपका फर्स्ट दिख रहा होगा आपके स्क्रीनिंग एंड ग्रिड फॉर डिस्पोजल. तो इसमें से हमारे बड़े बड़े डेब्रीज या नैपकिन्स ऐसे रिमूव हो जाते हैं. फिर हम करते हैं सेडिमेंटेशन. तो यहाँ पर क्या होगा, जो डेब्रीज होंगी या जो हार्ड पार्टिकल्स होते हैं दे सेटल डाउन एट द बॉटम एंड देन वी हैव एरेशन टैंक वेयर द एयर इज़ पम्प्ड इनटू द टैंक्स. एयर क्यों हम पंप कर रहे हैं, ताकि जो एरोबिक बैक्टीरियाज हैं वो क्या कर सकें, प्रॉपरली वर्क कर सकें और जो उसमें वेस्ट है उसको डिकम्पोज कर सकें. Then we have final settling tank where the hard particles, where the heavy particles actually settle down. After that
disinfection with chlorine and UV radiation और ozone is done, और ये जो हमारा water है that is then released into the water bodies. अगर हम इस वेस्ट वाटर को या सीवेज वाटर को बिना ट्रीट किए वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर देते हैं देन इट विल कॉज वाटर पोल्यूशन. और क्योंकि हमारे यहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट थोड़े से कम हैं तो ऐसा होता भी है, बट अंडर डिफरेंट एक्शन प्लान्स जैसे गंगा क्लीनिंग गंगा एक्शन प्लान है, यमुना एक्शन प्लान है, इसके तहत बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं ताकि कोई भी बिना ट्रीटेड गंदा पानी वाटर बॉडी में रिलीज़ ना किया जाए. So student, this is all about the sewage treatment plant. This is all about this chapter also, our environment. Thank you students. Have a nice day.